दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने अब सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत आज रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ये नाइट कर्फ्यू आज यानी 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी आपातकालीन सेवा या जरूरी काम पर रोक न लगे, इसके लिए भी सरकार ने खास इंतजाम किए हुए हैं। स्वास्थ्य से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आपूर्ति में कोई रुकावट न हो, इसके लिए ई पास जारी किए जा रहे हैं, जिसे लेकर लोग कहीं भी आ जा सकते हैं जिन्हें नाइट कर्फ्यू में छूट मिली है। जिन लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान ई पास की जरूरत है वो www.delhigovernment.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई शख्स नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से लेकर 60 तक में दिए गए प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में सख्त कदम इसलिए उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले 5000 के अब पार हो गए हैं। आज भी दिल्ली में 5000 से ज्यादा कोरोना केसेस 24 घंटे में सामने आए और दिल्ली में 24 घंटे में, इन्हीं 24 घंटों में 17 लोगों ने जान गंवाई। एक और वैक्सीनेशन के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी है। लोगों को वैक्सीन की डोज लेने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला वैक्सीन लगवाने से इतना डरी कि उसके पति को उसे जबरदस्ती वैक्सीनेशन सेंटर लाना पड़ा। क्योंकि अब तक आपने कोरोना वैक्सीन लगवाते समय लोगों को खुश और मुस्कुराते हुए देखा होगा, लेकिन सरगुजा की रहने वाली ये बुजुर्ग महिला रोकर चिल्लाकर वैक्सीन नहीं लगवाने की जिद पर अड़ गई, जिसके बाद गांव के सरपंच और उनका पति उन्हें जबरदस्ती वैक्सीनेशन सेंटर ले गए। लगवा ले। यहाँ तक तो ये लोग वैक्सीनेशन के लिए महिला को समझाते नजर आए, लेकिन इसके बाद महिला को लगभग घसीटकर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर ले गए। बताया गया कि वीडियो सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के केसरा गांव का है, जहां कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ये महिला बच्चों जैसी डरती नजर आई। हालांकि फिर भी उनके पति ने उन्हें टीका लगवाया। कोरोना को हराने के लिए ऐसी ही कोशिश देश भर में होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लिहाजा खुद भी लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि जान है तो जहान है। दुनिया भर में फ्री वैक्सीनेशन की मुहिम तेज है। भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने के साथ ही कई देशों को वैक्सीन गिफ्ट भी कर रहा है, लेकिन इसके उलट भ्रष्टाचार के लिए पहले से बदनाम पाकिस्तान में अब वैक्सीन की कालाबाजारी शुरू हो गई, क्योंकि वहां रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाने के लिए 12,000 पाकिस्तानी रुपए यानी कि $80 चुकाने पड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी रकम चुकाने के बाद भी लोगों को लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कराची में जब लोग पैसे देकर वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि वहां वैक्सीन की डोज पहले ही कालाबाजारी की शिकार हो चुकी थी, यानी कि उन वैक्सीन को बेचा जा चुका था। उधर इस साल रमजान की शुरुआत के साथ ही मक्का में जायरीनों की एंट्री शुरू हो जाएगी। हालांकि सऊदी अरब ने फैसला किया है कि वहां उन्हें ही एंट्री दी जाएगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगा ली हो या जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद उसे मात दे चुके हों। जम्मू के सांबा में मिले 3 बम को डिफ्यूज कर दिया गया। जम्मू में सांबा के रामपुरा ब्लॉक में 3 बम मिलने से लोग डर गए। पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर तीनों बम को कब्जे में लिया और उन्हें डिफ्यूज कर दिया। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के अमराहट थाना इलाके में एक महिला से छेड़खानी और पिटाई के मामले में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। आरोपी होमगार्ड के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव के 146 साल पुरानी गंगा पुल में दरार आ गई। सेतु और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अगले आदेश तक पुल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के फुलबारी में एक ट्रक बिजली के तार के संपर्क में आ गया। इस हादसे में ट्रक का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शराब माफिया राजू सिंह के कॉलेज को स्थानीय लोगों ने तोड़ दिया। राजू सिंह इस वक्त जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक ये कॉलेज अवैध जमीन पर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने छात्रा पर हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक तरफा प्यार में छात्रा को चाकू मारकर गंग नहर में फेंक दिया था।
राजस्थान में जोधपुर की फलौदी जेल से सोमवार शाम को 16 कैदियों के फरार होने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैदी जेल से बाहर निकले और एक कार में सवार होकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इन कैदियों ने जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की, उनकी आंखों में मिर्च झोंकी और फिर जेल से फरार हो गए। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जेल ब्रेक की साजिश में सब कुछ पहले से तय था, क्योंकि जेल से भागते हुए सभी कैदी पहले से बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में जाकर बैठ गए। इस पूरी घटना में सुरक्षा गार्डों की मिलीभगत की आशंका जाहिर की जा रही है। इस घटना से जेल प्रशासन समेत पूरे जिले में हड़कंप है। वहीं इस घटना के बाद जेल डीजी राजीव दासौत ने 4 जेल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। जोधपुर रेंज के डीआईजी जेल सुरेंद्र सिंह शेखावत को इस मामले की जांच सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने गांव के घरों को ढाल बनाकर जवानों पर हमला बोला था। नक्सलियों ने एम्बुश बनाकर जवानों पर हमला बोला और इस दौरान आगे बढ़ते हुए वो उन घरों में जाकर छिप गए जिन्हें गांव वालों ने खाली कर दिया था। तोड़ते हुए ये आगे की तरफ जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में चलते रहे। जो भी इनका प्लान था उस प्लान के हिसाब से चलते रहे। आगे आते हुए टेकलीगुड़म के और फर्दर नॉर्थ वेस्ट में और जो गांव था उस गांव के लोग से भाग गए थे। उन गांव के घरों को आड़ बना के नक्सलियों ने अपनी जगह बना रखी थी। उन जगहों से ये फोर्स के ऊपर अटैक करते रहे। बीजापुर हमले में शहीद हुए अयोध्या के राजकुमार यादव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राजकुमार यादव का पार्थिव शरीर उनके अयोध्या आवास पर पहुंचा तो अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। अंतिम यात्रा से पहले सीआरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। उसके बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित अयोध्या वासियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। यूपी के चंदौली में शहीद धर्मेंद्र कुमार को नम आंखों से विदाई दी गई। इससे पहले जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो परिजनों की आंखों से आंसू नहीं रुके। इलाके के लोगों ने उनके सम्मान में एक रैली निकाली और सरकार से नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने के आरोपों की जांच में सीबीआई एक्टिव हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके कुछ ही घंटों बाद देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब वसूली कांड पर सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी करेंगे। साथ ही अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनका पक्ष जाने बिना सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। इतना ही नहीं, देशमुख ने सीबीआई की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उधर सीबीआई की टीम अब आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से पूछताछ करेगी। सीबीआई मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों के बयान भी दर्ज करेगी जिन्होंने देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। साथ ही याचिकाकर्ता जयश्री पटेल का भी बयान सीबीआई की टीम दर्ज कर सकती है। इस बीच याचिकाकर्ता और वकील जयश्री पाटिल ने कहा कि वो अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार जाती है तो मैं कैवेट लेके खड़ी हूँ। मैं अपोज करूंगी उनके पिटीशन को। सीबीआई की जांच जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सीबीआई का मुझे फोन आया था, जो कि बॉम्बे ऑफिस से भी आया था और दिल्ली से भी आया था। जो कि अभिषेक दुल्लर है, सीबीआई के एसपी है दिल्ली से, वो जो महाराष्ट्र की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनका फोन आया था और उन्होंने मेरी कंप्लेंट की कॉपी मांगी है और मुझे भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे। देखिए, अभी ये इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती वैसे वैसे सबके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होंगे और फर्स्ट मेरा कंप्लेंट है उसके ऊपर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनते हैं वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जा रही है। एनआईए मनसुख हिरेन की हत्या की जांच में तेजी ला रही है। इसी कड़ी में एनआईए के हाथ 4 मार्च की रात का एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसके बाद दावा किया गया कि सचिन वाजे ही मनसुख की हत्या से पहले ट्रेन से ठाणे आया था और उसी ने फोन कर मनसुख को बुलाया और एजेंसियों को गुमराह करने के लिए मोबाइल आईसीयू दफ्तर में छोड़ रखा था। इन सबूतों से सवाल उठने लगे कि क्या मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड सचिन वाजे ही है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें मुंबई पुलिस का सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे सीएसटी स्टेशन की ओर जाता हुआ दिख रहा है। एनआईए जांच में सामने आया है कि 4 मार्च की शाम से यहीं से लोकल ट्रेन पकड़कर थाने के कलवा स्टेशन गया था। लिहाजा सीसीटीवी को वेरीफाई करने के लिए सीन रिक्रिएट किया गया। इसके लिए सोमवार देर रात एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर सीएसटी स्टेशन पहुंची और 4 मार्च के सीन को रिक्रिएट किया गया।
टीम ने सीसीटीवी फुटेज के साथ ही एविडेंस को पुख्ता करने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर रेड टेपिंग कर बाजे को चलवाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे फौरन वापस।